तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटे जैसा कि आप जानते हो हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सीरीज चल रही है और सीरीज का आज ये लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेज कंस्ट्रेंट के बारे में, ठीक है। इससे पहले के भी जो लेक्चर मैंने बनाए वो भी कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में ही थे। सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ बात करी थी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में। दूसरा जो लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ बात करी थी ब्लॉक एंड पुली प्रॉब्लम के बारे में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वेज कंस्ट्रेंट के बारे में। और बेटा वेज कंस्ट्रेंट की आज की चर्चा इतनी बढ़िया होने वाली है, इतनी जबरदस्त होने वाली है। पहले तो बहुत प्यार से अच्छे से तुमको कंसेप्ट बता दूंगा और वो कंसेप्ट बताने के बाद यार मैं कई सवाल तुमको करा दूंगा और इस ढंग से ये चर्चा आज की करी जाएगी कि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें कंस्ट्रेंट मोशन की, वेज कंस्ट्रेंट की भाई साहब कोई भी वीडियो दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। दोबारा कोई वीडियो तुम्हें सर्च ही नहीं करनी पड़ेगी। आज इतने सवाल मैं यहां पर करवा दूंगा और बढ़िया ढंग से कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में बिठा दूंगा भाई साहब, दिमाग में भी और दिल में भी भाई साहब, ताकि दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। बोलो बात समझ आ गई? पक्का पक्का शुरू करें फिर चर्चा एकदम, है ना। आ जाओ, देखो मेरी बात सुनो। देखो बढ़िया ढंग से पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है परंतु नोट्स बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई साहब, है ना। तो जगह जगह पर वीडियो को रोकना और रोक करके बढ़िया ढंग से नोट्स बनाना आपने। कोई डाउट है कोई तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो कमेंट कर ही सकते हो, मैं आकर के उसको सॉल्व कर दूंगा, कोई खास बात नहीं है ना। अच्छा एक और बात, ये जो मैं यहाँ पर टॉपिक ले रहा हूँ इसकी जो शीट है वो पहले से टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। तो अगर आपने वो चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक पड़ा हुआ है उसका, जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि तुमको टाइम टू टाइम सारी शीट्स दिए जा सके, ताकि पढ़ तो यहाँ पर लो और सवाल भी तो सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस भी तो करनी है, क्योंकि पेपर में मैं तो बैठूंगा नहीं, पेपर में तो तुम ही बैठोगे भाई साहब, तो प्रैक्टिस अपनी होनी चाहिए। बोलो बात समझ आ रही है? पक्का? चलो आ जाओ, सुनो फटाफट से शुरू करते हैं। देखो किस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, वेज कंस्ट्रेंट के बारे में, ठीक है। वेज कंस्ट्रेंट, ओके। वेज कंस्ट्रेंट बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है, पता नहीं क्यों बच्चे घबराते हैं। आज मैं बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल भी तुमको इसके करवा दूंगा, फिर अपने को दोबारा घबराहट नहीं होगी इसकी, ठीक है। अच्छा इससे बाकी भी 2 वीडियो अगर तुम लोग देखना चाहो, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट देखना चाहो या ब्लॉक एंड पुली कंस्ट्रेंट देखना चाहो तो सीधा यूट्यूब पर हम लोग टाइप भी कर सकते हैं कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एंड देन फन विद फिजिक्स, ओके। ऐसा डालेंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। या फिर ब्लॉक एंड पुली कंस्ट्रेंट एंड देन फन विद फिजिक्स तो मिल जाएगा अपने को लेक्चर, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आ जाओ। तो वेज कंस्ट्रेंट पढ़ाने से पहले देखो मैं चर्चा को थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूं, कंसेप्ट को थोड़ा सा अलग ढंग से बताता हूं ताकि तेरे दिमाग में सेट हो जाए वो बात, ठीक है। मेरी बात सुनना, देखो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बोला कि बेटा मान ले ये ना धरती माता है। बच्चा बोला ठीक है सर, मान लिया सर। अब आप कह रहे हो सर मानना तो पड़ेगा ही सर, है ना। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये धरती माता है। मैंने बोला ठीक है ना। अच्छा मैंने बोला बेटा मान ले ये एक डब्बा है। बोला ठीक है सर मान लिया, डब्बा नंबर ए। और बोला इसके ऊपर एक और डब्बा है। बोला सर ये भी मान लिया, ठीक है। डब्बा नंबर बी। बोला ठीक है कोई बात नहीं, है ना। अब देखो ए और बी के बीच में देखो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। ये क्या है? कॉन्टैक्ट सरफेस है। बात समझ आ रही है ना? ए और बी के बीच में ये क्या है? कॉन्टैक्ट सरफेस है। धरती माता और डब्बा नंबर ए के बीच में ये क्या है? कॉन्टैक्ट सरफेस है। आई होप हम ये सब बातें समझते हैं ना? पक्का पक्का। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, सोच के देखो बेटा। तो अगर ये डब्बा ए है ना, अगर मैं इसको किसी भी वेलोसिटी v से अगर मान लो ऊपर ले जाना चाहूं तो मुझे नॉर्मली एकदम लॉजिकली एकदम दिमाग लगा करके और एकदम लॉजिकली मुझे इस बात का आंसर देना कि अगर इस डब्बा नंबर ए को अगर v वेलोसिटी से ऊपर ले जाना चाहूं तो इस b डब्बा की क्या वेलोसिटी होगी? तो सोच, लॉजिकली सोच। तो अगर डब्बा नंबर ए की जो रफ्तार है अगर वो v है तो भाई साहब ये जो b ब्लॉक है ना, b ब्लॉक, इसकी भी जो रफ्तार रहेगी वो v ही रहेगी। हाँ नॉर्मल सी बात है भाई साहब। हाँ सर ये बात तो आप बिल्कुल सही बोले, है ना, कि अगर इस डब्बा नंबर ए ब्लॉक को अगर हम ऊपर ले जाना चाहें किसी v रफ्तार से तो b ब्लॉक की भी पक्का वही रफ्तार होगी इस डायरेक्शन में। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोला हाँ सर ये तो नॉर्मल बात है, इसमें आपने क्या नया बताया? और सुन, मैं अगर ऐसा बोल दूं कि मान लो इस ब्लॉक को अगर ऊपर ले जा रहे हैं हम किसी एक्सेलरेशन a से, है ना, हम किसी एक्सेलरेशन a से, है ना, एक्सेलरेशन ब्लॉक ए मैंने a बोल दिया, ठीक है। तो अगर इसे हम किसी एक्सेलरेशन a से ऊपर लेकर जाएंगे तो मुझे एक बात बताओ b का एक्सेलरेशन कितना होगा? तुम बताओ, लॉजिकली सोचो। हाँ भाई b का एक्सेलरेशन भी वही होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ b कितना हो जाएगा? जो एक्सेलरेशन ऑफ a है, क्योंकि दोनों डब्बों को साथ चलना है। हाँ सर बिल्कुल सर, ये बात सर मुझे समझ आई ढंग से एकदम, है ना। एक और केस बताता हूं, वो सुनो। मैंने बोला कि मान लो बेटा ये धरती माता है। बच्चा बोला ठीक है सर, इतनी बात समझ आई है ना। अब दूसरी बात सुन, मैंने बोला कि मान लो ये कोई डब्बा है ब्लॉक ए। बोला सर ठीक है, बात समझ आई। मैंने बोला ये कोई ब्लॉक है ब्लॉक बी। बोला सर ये भी बात समझ आई, है ना। अब सोचो तो ए और बी के बीच में ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ए और बी के बीच में ये क्या है?
कॉन्टैक्ट सरफेस है, और ए और धरती माता के बीच में ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, बी और धरती माता के बीच में ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। इतनी बात तो अपने को समझ आती है। अब मैं तुझे एक बात पूछूं लॉजिकली कि मान लो ये डब्बा ए इस दिशा में जा रहा है किसी रफ्तार v से, किसी रफ्तार v से, तो लॉजिकली बोल बी डब्बे की क्या रफ्तार है? लॉजिकली बोल। हाँ बी वो v होनी चाहिए भाई साहब। हाँ बी डब्बा भी इसी तरफ जाएगा और कितनी रफ्तार से जाएगा? v रफ्तार से ही जाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो ये जो ब्लॉक ए है ना, इसका इस तरफ जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इस तरफ, मैंने बोला ए है, तो लॉजिकली बोल बी का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो बोल लॉजिकली एकदम, हाँ अरे वो ए ही होगा। हाँ बिल्कुल, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी है वो भी ए ही होगा। सर ये क्या बात कर रहे हो सर, हम तो वेज प्रॉब्लम पढ़ने आए थे, ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, डब्बे पे डब्बा, डब्बे के बराबर में डब्बा। सुन मेरी बात अब ध्यान से, लॉजिकली सुन, कंसेप्ट बताता हूं, कंसेप्ट क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से। बेटा ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, देखो ध्यान से देखो, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, कॉन्टैक्ट सरफेस है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है कॉन्टैक्ट सरफेस। सुनो, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक लाइन खींच देते हैं। क्या कर रहा हूं मैं? कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर मैं एक लाइन खींच रहा हूं। बहुत बढ़िया भाई साहब, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन खींच दी। तू ध्यान से देख, तो इस लाइन के अलोंग दोनों डब्बों की वेलोसिटी सेम है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, मेरे को मत देखो, इसको देखो, इसको देखो भाई साहब। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन खींची गई, इस लाइन के अलोंग भाई साहब दोनों डब्बों की वेलोसिटीज सेम है, दोनों डब्बों की एक्सेलरेशन सेम है। अरे हाँ ना बोलो भाई साहब, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन खींची गई, इस लाइन के अलोंग दोनों डब्बों की वेलोसिटीज सेम है भाई साहब, दोनों डब्बों के एक्सेलरेशन सेम है भाई साहब, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। हाँ सर मेरे को तो सर यहां तो बात समझ आई सर, यहां तो बताओ, ये यहां सुनो, देखो ध्यान से देखो, यहां पर ये कॉन्टैक्ट सरफेस है बेटा, यहां पर क्या है? ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। अब इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइन है। बोला हाँ सर, आपकी बात समझ आती है सर, बिल्कुल। तू सोच करके देख, तो इस लाइन के अलोंग भाई साहब ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइन है भाई साहब, ये लाइन है, तो इस लाइन के अलोंग दोनों डब्बों की वेलोसिटीज सेम है भाई साहब, देख ले, ध्यान से देख ले, और दोनों डब्बों के एक्सेलरेशन सेम है भाई साहब, देख ध्यान से देख। हाँ सर बात समझ आई है ना, बात समझ आई सर। तो कंसेप्ट क्या बना? कंसेप्ट क्या बना? देखो यहां तो परपेंडिकुलर ही थी सारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उस लाइन के परपेंडिकुलर थी, पर जरूरी तो नहीं हमेशा हो, क्योंकि वेज में नहीं होगा, है ना, परंतु वेलोसिटी का कोई ना कोई कंपोनेंट या एक्सेलरेशन का कोई ना कोई कंपोनेंट जरूर इस लाइन के अलोंग आएगा। ये बात तो तय है, ये बात तो तय है। तो कंसेप्ट क्या समझे? हमें कंसेप्ट ये पकड़ना चाहिए कि अगर दो डब्बे आपस में टच करके रखे हों, दो सरफेसेस आपस में टच करके रखे हों, तो उन सरफेस की जो नॉर्मल लाइन होगी, जो सरफेस की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, दोनों डब्बों की वेलोसिटी का कोई ना कोई कंपोनेंट उसके अलोंग तो आएगा, जरूर जरूर आएगा। और भाई साहब वो दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे, वो दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे भाई साहब, ये कंसेप्ट है। मैं यहां पर लिख करके बताता हूं अच्छे से और तुम्हें समझाता हूं फिर कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है? सुनो मेरी बात ध्यान से देखो, क्या बोला मैंने बोला कि क्या बोला, सुनो, द कंपोनेंट्स of velocity, the component of velocities or acceleration of the two objects placed in contact with each other, placed in contact with each other along a line perpendicular to their contact surface, perpendicular to their contact surface will be the same, will be the same। क्या बोला मैंने, क्या बोलना चाहा? सुनो उसे, देखो, द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन ऑफ द किन के बोला गया कि द टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है? ये इस बारे में बताया कि किन दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो? वो दो ऑब्जेक्ट जो आपस में कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं, उनकी वेलोसिटी के या एक्सेलरेशन के जो कंपोनेंट होंगे अलोंग अ लाइन परपेंडिकुलर टू देयर कॉन्टैक्ट सरफेस विल बी द सेम। और मुझे बोल देना चाहिए मस्ट बी द सेम भाई साहब,
मस्ट बी द सेम। सर ऐसा कैसे सर? सोच करके देख, तो अगर ब्लॉक ए की रफ्तार ज्यादा होती, ब्लॉक बी की रफ्तार कम होती, तो ब्लॉक बी भाई साहब ब्लॉक ए में घुस जाता अंदर। हाँ, क्योंकि ये तो धीमा चल रहा है, तेज चल रहा है, खूब घुस जाता उसके अंदर, मर्ज कर जाता उसके अंदर भाई साहब, बंप कर जाता उसके अंदर। हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। सोच करके देख, अगर ये डब्बा ए तेज चल रहा होता, डब्बा बी अगर स्लो चल रहा होता, तो भाई साहब ये डब्बा बी इसके अंदर घुस जाता, ए जाके पीछे से टक्कर मारता और ब्लॉक बी उसके अंदर घुस जाता। परंतु सॉलिड मटेरियल्स है यार, सॉलिड मटेरियल्स में ऐसा कुछ भी होता नहीं। हाँ, तो भाई साहब इसीलिए दोनों की जो रफ्तार है वो सेम रहनी पड़ेगी। अलोंग विच लाइन? अलोंग अ लाइन परपेंडिकुलर टू देयर कॉन्टैक्ट सरफेस। हाँ ये बात भाई साहब, नहीं तो क्या होगा? अदरवाइज दे विल मर्ज और बंप इनटू ईच अदर, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर, सुनो देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, अदरवाइज दे विल मर्ज और बंप इनटू ईच अदर। बोला भाई साहब बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई है ना। आई होप हमारे को इतना कंसेप्ट ढंग से समझ आ गया होगा, है ना, कि दो सरफेसेस अगर ऐसे कांटेक्ट में रखे गए हो तो उनकी वेलोसिटीज के या उनके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू देयर कांटेक्ट सरफेस विल बी द सेम एंड मस्ट बी द सेम, अदरवाइज दे विल मर्ज और बंप इनटू ईच अदर। आई होप बात समझ आ गई होगी। पक्का हिंदी मीडियम वालों को भी बात समझ आ गई होगी ना, कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस की जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट या एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट दोनों ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा भाई साहब, बिल्कुल बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। ये कंसेप्ट है ना। बोलो बात समझ आ गई। कंसेप्ट तुम्हारे सामने रखा गया है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी तुम्हारे सामने रखी गई है ना। और बहुत बढ़िया ढंग से अपने को इसका अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है। और जो भी ये जो स्क्रीनशॉट धारी है भाई साहब, जो भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बाद में इसको कॉपी में लिख भी लिया करो, नहीं तो इधर उधर हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा फिर। बात समझ आ गई? पक्का। चलो अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं सवाल ही कराता हूं तुमको, लाइन से सवाल कराता हूं आज फिर, है ना। तुम बोलोगे भाई साहब मजा आ गया एकदम, है ना। चलो अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आओ देखो, एक बहुत ही जानदार सवाल के साथ शुरू करते हैं। देखो सुनो, बहुत ही मजा आने वाला है। सुनो, घबराना मत तुम, बस देखो सवाल बहुत आसान है, देख करके घबरा मत जाना बस, ठीक है। तुमको बोला गया कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब फिक्स है यहां पर ऐसा, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन है, ओके। और ये जो एंगल है ये अल्फा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? अल्फा है, ठीक है। तुमको बोला गया कि इसके ऊपर ना हमने यहां पर एक वेज रख दी, ठीक है, वेज रख दी, वेज। और वेज जो होती है ना वो मूवेबल होती है, ठीक है, वेज मूवेबल होती है, ओके, इस तरह से, ठीक है। और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा लाइन सीधे खींच लेते हैं, है ना। ये वेज है, ओके। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, ये वेज है, बात समझ आती है ना। कुछ भी मास मान लो, कैपिटल एम मान लो, क्या फर्क पड़ता है ना। ये वेज है, बहुत बढ़िया भाई साहब। लो भाई, ये बात हो गई, बात समझ आ गई अपने को, है ना। ठीक, मैंने कहा ठीक है भाई, ये बात तो बहुत बढ़िया। और बोला गया इसके ऊपर रख दिया हमने एक डब्बा, इसके ऊपर रख दिया हमने एक डब्बा, और ये छोटा एम मास का डब्बा है, ठीक है। अब सोचो देखो होगा क्या होगा कि जैसे आप इस सिस्टम को रिलीज करोगे तो ये वेज मूव करेगी ऐसे, और ये डब्बा आएगा नीचे, है ना। ये वेज आएगी ऐसे और ये डब्बा आएगा ऐसे। हाँ भाई, डब्बा ऐसे आएगा, बिल्कुल ऐसे आएगा। मैंने बोला मान लो ये एक्सेलरेशन कुछ भी a1 है और ये एक्सेलरेशन कुछ भी a2 है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, a1 और a2 आपको गिवन है। अब सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ a1 एंड a2, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ a1 एंड a2, इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। कोई खास बात नहीं है सवाल के अंदर, अब है ना। सुन मेरी बात, देखो मैं कराता हूं, उसके बाद फिर एक आध सवाल तुमसे कराए जाएंगे अच्छे से, ठीक है। सुनो देखो, ध्यान से देखो। तो अच्छा भाई, मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, साला ऐसे आ रहा है ये a1 से और ये a2 से नीचे जा रहा है। मैंने कहा कोई खास बात नहीं है, ऐसे नॉर्मल है सब, है ना। अब मेरी बात सुनना, देखना जरा ध्यान से सुनना। देखो, तो जिन दो डब्बों की हम बात कर रहे हैं उनके बीच का कॉन्टैक्ट सरफेस तो यही है, उनके बीच का कॉन्टैक्ट सरफेस तो यही है। बोला हाँ सर यही है। सोच करके देख, अगर ये अल्फा है तो पक्का ये भी अल्फा रहा होगा। हाँ, अरे अल्टरनेट एंगल है ना, ये अल्फा है तो ये भी पक्का अल्फा है। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो इस कॉन्टैक्ट सरफेस को बनाते हैं यहां पर अलग से, है ना। तो ये बना दिया गया कॉन्टैक्ट सरफेस। बोला ठीक है सर, बात समझ आती है ना। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, बहुत अच्छा लगेगा भाई साहब, है ना। सुनो देखो ध्यान से देखो, और ये है इनके बीच की वो परपेंडिकुलर लाइन, है ना।
ये है वो परपेंडिकुलर लाइन, सरफेस की परपेंडिकुलर लाइन, जिसके अलोंग भाई साहब सारे कंपोनेंट सेम रहने वाले हैं। ये वही लाइन है, समझ जाना एकदम। सुनो मेरी बात बेटा, ध्यान से देखो। तो अगर ये A1 है, अगर ये A1 है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ध्यान से देखो तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा? अल्फा एंगल बना रहा होगा। बेसिकली ये जो डब्बा है ना, ये जो M मास का जो डब्बा है, वो डब्बा ऐसे मूव कर रहा है, वो डब्बा ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ही मूव कर रहा है ना, ऐसे ही मूव कर रहा है ना। सोच करके देखो, यहां पर वो लाइन अगर मैं खींच दूं, इसको पीछे बढ़ा दूं, इसको अगर ऐसे पीछे बढ़ा दूं, तो देखो ये ऐसे ही मूव कर रहा है ना। अब सोच करके देखो तो यार ये एंगल कितना है यार, ये एंगल कैसे पता चले, एंगल कैसे पता चले? सोच, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है ना भाई साहब। अरे दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, माने ये जो एंगल है ये है अल्फा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ये एक्सेलरेशन कितना है? ये है A1, ये है A1। और ये जो डब्बा है M, ये ऐसे आ रहा है ना, ये तो ऐसे आ रहा है A2 एक्सेलरेशन से, है ना। तो ये तो ऐसे आ रहा है A2 एक्सेलरेशन से, बहुत बढ़िया। और हमने दोनों एक्सेलरेशन के कंपोनेंट जो अलोंग द लाइन हो, अलोंग दिस लाइन हो, उनको बराबर करना है। अभी कंसेप्ट बताया गया। अब सोच करके देखो तो A1 का ऊपर A1 का cos अल्फा और नीचे A1 का sin अल्फा, माने नीचे क्या आने वाला है? A1 का sin अल्फा भाई साहब। तो A2 और A1 sin अल्फा को बराबर होना पड़ेगा। यही तो बताया गया अभी कि A2 को और A1 sin अल्फा को बराबर होना पड़ेगा। द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटीज और द एक्सेलरेशंस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर बीइंग प्लेस्ड इन द कांटेक्ट विद ईच अदर, देन दोस कंपोनेंट मस्ट बी द सेम भाई साहब। दोस कंपोनेंट मस्ट बी द सेम अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। ये बात है, ये सवाल है ना। अब ध्यान से देखो, तुमसे A1 A2 का रेशियो भी पूछ लिया जाता तो क्या कर देते? ये तो रिलेशन आ गया, ये तो क्या आ गया? रिलेशन आ गया। अब बोल देता कि A1 by A2 का रेशियो बताओ, तो दर जाता तो कितना जाता? 1 by sin अल्फा, ऊपर आता तो कितना हो जाता? कोसेकेंट अल्फा। बस ये बात है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार। अरे पक्का पक्का सोच लो, कोई घबराहट तो नहीं मन के अंदर? सवाल का लेवल बढ़ाने वाला हूं क्योंकि मैं अभी। पक्का ढंग से चलो आओ, इसको नोट करो, बढ़िया सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा सा, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ देखो एक और बढ़िया सा सवाल देखो। और ये सवाल तो जानते हो बहुत फेमस है, एरोलॉग में सवाल दिया गया है और बहुत फेमस सवाल है भाई साहब, बहुत फेमस सवाल है। बहुत सारी जगह पे आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, परंतु समझ आज आपको ऐसा आ जाएगा, बोलोगे हाँ यार भाई साहब मजा आ गया एकदम, है ना। सुनो देखो ध्यान से देखो, बोला गया कि ये ना धरती माता है, ठीक है, ये धरती माता है, ठीक है। और धरती माता के ऊपर यहां पर हमने एक वेज बना दी। अब वेज बना दी तो मूवेबल है वो, ठीक है। हमने ऐसे क्या बना दी? एक वेज बना दी। बोला ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और ये एंगल बोल दिया गया कुछ भी थीटा है, मान लो एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है। और ये वेज है भाई साहब, और वेज है तो मूवेबल है, वेज है तो मूवेबल है। इंक्लाइंड प्लेन होता तो मूवेबल नहीं होता, है ना। ये वेज है, फर्क होता है दोनों स्टेटमेंट में ना। इंक्लाइंड प्लेन मतलब फिक्स इंक्लाइंड प्लेन है वो, ठीक है। और वेज माने मूवेबल है वो, है ना, मूव कर सकती है। क्या बोला गया? बोला गया कि ऊपर ना बेटा यहां पर कोई तो ऐसे सपोर्ट वपोर्ट बनाया गया है थोड़ा सा, है ना, ऐसे ऐसे एक वर्टिकली सपोर्ट बनाया गया है, कैसे ये सपोर्ट बनाया। ये सवाल आप कई जगह देखेंगे, बहुत जगह देखेंगे, ठीक है। और इस सपोर्ट के बीच में एक पाइप डाल दिया, एक सपोर्ट के बीच में एक पाइप डाल दिया, ठीक है। कैसा पाइप है? ऐसा पाइप था, ठीक है, ऐसा एक पाइप था, समझ रहे हो, ऐसा एक पाइप था। उसको ना ऐसे टेढ़ा काट दिया, ऐसे टेढ़ा काट दिया, तो अब ये पाइप कैसा हो गया? अब ये पाइप ऐसा हो गया है, अब ये पाइप ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया, ऐसा टेढ़ा, ठीक है। और इस पाइप को उठा करके इसके अंदर ऐसे डाल दिया, तो इसके अंदर डाल दिया तो ये पाइप इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये रहा वो पाइप, है ना, ये रहा वो पाइप भाई साहब, ये रहा। मैंने कहा ठीक है, ये आकर के इसके ऊपर बैठ गए यहां पर, ये आकर के इसके ऊपर बैठ गए यहां पर, ठीक है। और अब क्या होगा बेटा? ये पाइप अपने वजन के कारण, ये पाइप अपने वजन के कारण भाई साहब इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, है ना। और उस फोर्स के कंपोनेंट की वजह से ये पीछे सरकना शुरू हो जाएगी, और ये सरकना शुरू हो जाएगी, ये और नीचे आना शुरू हो जाएगा, ये और सरकेगी, और नीचे आएगा, ये और सरकेगी, और नीचे आएगा, और भाई साहब ये सरकती सरकती हो जाएगी, ये नीचे चला जाएगा। ये सवाल है ना। तो उसमें सवाल क्या है? सवाल ये है, सुनो ध्यान से देखो। बोला गया कि अगर ये पाइप के नीचे आने की वेलोसिटी v1 है और इसके पीछे खिसकने की रफ्तार अगर v2 है, तो सवाल यही बोला गया कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता था कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ v1 एंड v2, ये अपने से पूछा जा सकता था, है ना। मैं कहता हूं एक बार वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो, और स्टॉप करने के बाद इसको करने का प्रयास करो। सर करना कैसे है? सबसे पहले कॉन्टैक्ट सरफेस ढूंढना है, उस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस लाइन के अलोंग वेलोसिटीज को सेम कर देना है, सवाल हो जाएगा।
4 पॉइंट है भाई साहब, सिर्फ 4 पॉइंट। सबसे पहले कॉन्टेक्ट सरफेस ढूंढना है, कॉन्टेक्ट सरफेस के बाद क्या करना है, ढूंढने के बाद उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम कर देने हैं, सवाल सॉल्व हो जाएगा, खत्म। इतना सा होता है। अब बड़े परेशान होते रहते बच्चे से, है ना। करो, मैं तो कहता हूं वीडियो को ही स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो। मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैं तो करा के जाऊंगा, काहे टेंशन ले रहा है, तो कर कर कर, शाबाश। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। करा पक्का, मैं कराऊं? सुनो, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, सबसे पहले कॉन्टैक्ट सरफेस ढूंढें, उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम कर दें, सवाल हो जाएगा। सुनो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सुनो, देखो, देख बेटा ध्यान से देख। तो ये है कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। देखो इसको ना मैं उधर बना लेता हूं थोड़ा सा, अच्छा जूम करके, थोड़ा सा ना बड़ा करके, ऐसे जूम करके अपन यहां बना लेते हैं, इसको अच्छा लगेगा। सुनो देखो, तो ये है हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस, है ना, और ऑब्वियसली ये एंगल तो थीटा ही है ना, ऑब्वियसली एंगल तो थीटा ही है, हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है। बोला ठीक है सर, बात समझ आई, है ना। अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसके परपेंडिकुलर तो कुछ 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 ऐसा बैठेगा, है ना, इसके परपेंडिकुलर तो कुछ 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 ऐसा बैठेगा। बोला हाँ सर, ऐसा ही बैठेगा। अब सोच करके देखो, तो ये जो वेज है ना, इसकी रफ्तार है इधर v2, इसकी रफ्तार है इधर v2, बहुत बढ़िया। और ये जो ऊपर जो आ रहा है, इसकी रफ्तार है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कितनी, v1। बोला हाँ सर, बात तो सही है, आप सर बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा तुम्हें। सुनो ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख। तो अगर देख, मैं तुझे एक छोटी सी ट्रायंगल यहां पर नजर आ रही होगी, बाकी जो बच्चे इंक्लाइंड प्लेन ढंग से सॉल्व करना जानते हैं ना, उनके लिए तो बिल्कुल आसान है, मैं फिर भी बता देता हूं। सुनो देखो, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है। आई होप तुम वहां पर देख पा रहे होगे अपने स्क्रीन पर इसको, कि अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है, ये थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। आई होप हमें बात समझ आई होगी। अगर ये थीटा है ऊपर, तो ये भी थीटा है। बोला बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। अब सोच करके देखो, सारा सवाल सॉल्व हो चुका। सोच, ये v2 है और इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ ये 90 माइनस थीटा का एंगल बना रहा है। हाँ, ये v1 है और इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ भाई साहब थीटा का एंगल बना रहा है। हाँ, तो बात समझ आ गई ना। जिसको कंपोनेंट तोड़ने आते हैं वेक्टर के, उसके लिए भी सवाल सॉल्व हो चुका है। अगर कंपोनेंट नहीं तोड़ने आते हैं तो नीचे वेक्टर वाली जो सीरीज है हमारी, उसका लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के देख लेना उसको। और अगर नीचे ना मिले तो टाइप कर देना यूट्यूब पर वेक्टर्स फन विद फिजिक्स, मिल जाएगा भाई साहब। अब मेरी बात सुनो, आओ देखो, अगर ये v2 है और इस एक्सिस के साथ अगर 90 माइनस थीटा का एंगल बन रहा है, तो इस एक्सिस के अलोंग इसका आ जाएगा sin थीटा। हाँ, बात समझ आती है सर। जहां पर 90 माइनस थीटा का कंपोनेंट आता है, उसे हम sin थीटा कहते हैं, तो ये v2 का sin थीटा है। हाँ सर, बिल्कुल। सुनो, अगर ये v1 है नीचे की तरफ, अगर इस एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो ये v1 का, ऐसा बोलना चाहिए, अगर ये v1 है तो इसके अलोंग भाई साहब ये v1 का cos थीटा आएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। तो ये जो कंपोनेंट आएगा ना v1 का, ये है v1 का cos थीटा। हाँ, और इस लाइन के अलोंग आने वाले वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट सब बराबर होते हैं। हाँ, ध्यान से देखो, तो v1 का cos थीटा इज इक्वल टू v2 का sin थीटा। तो भाई साहब v1 बाय v2 का रेशो tan थीटा के बराबर आ गया। भाई साहब, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। बच्चा अटकेगा तो ये कंपोनेंट तोड़ने में यहां अटक सकता है भाई साहब, और कहीं नहीं अटकेगा, है ना। ये थीटा एंगल मुझे पता ही था, ये 90 था तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, काम खत्म। अगर लगे कि मैं थोड़ा तेज बोल गया हूं या ढंग से नहीं समझ आ रहा हो कहीं पर, तो नीचे कमेंट करके बेटा जरूर बताना, है ना। मैं हमेशा कमेंट्स का जवाब देता हूं, कैसी भी क्वेरी हो, कुछ भी हो भाई साहब, मैं जरूर जवाब दिया करता हूं, ठीक है। तो हमेशा नीचे कमेंट करके पूछें, बिल्कुल शर्माए ना। कैसा भी डाउट हो तो पूछ डाल, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। ऐसा सोचे कि पता नहीं यार ये क्या सोचेगा यार, कि ये भी नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा भाई साहब, तू पूछ डाल। बोल, बात समझ आ गई? पक्का आगे बढ़ूं और बढ़िया बढ़िया सवाल कराने हैं आज तो मुझे, पक्का बढ़ जाऊं? चल, अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम चर्चा को और आगे बढ़ा देता हूं। आओ देखो, अगर ये सवाल समझ आया है तो इसी के जैसा बिल्कुल मिलता जुलता लो एक सवाल तुमसे करवा देता हूं, है ना। और अगर ये तुमने कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा भाई साहब आ गया है तुम्हें, है ना। और नहीं कर पाए तो कोई खास बात नहीं है, सवाल तो मैंने अभी और करवाने, है ना। सुनो, बोला गया कि इस तरह से ना, ये अपने पास एक डब्बा है, ठीक है, ये कोई ब्लॉक है, ओके। बोला ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ओके।
और इसको बोल दिया ब्लॉक ए। ओके, और यहां पर अपने पास कोई एक और ब्लॉक है, ठीक है, इस तरह से एक और ब्लॉक है ये। ओके, ये रहा, ये है ब्लॉक, ठीक है, इसको बोल दिया गया ब्लॉक बी। बोला गया ठीक है, कोई खास बात नहीं है। ओके, बात समझ आती है ना। तुमको पता है क्या बोला गया है? तुमको बोला गया है कि बेटा ये जो ब्लॉक ए है ना, बोला ये पीछे की तरफ फिसल रहा है 10 मीटर और पर सेकंड से। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से पीछे फिसलेगा तो ब्लॉक भी पक्का पक्का नीचे आएगा। हाँ सर, नीचे तो आएगा, अगर ये पीछे जाएगा तो ये नीचे आएगा। तो नीचे जाएगा तो भाई साहब किस रफ्तार से जाएगा? अगर ये जो एंगल आपको दे रखा हो ये 37 डिग्री हो, अगर ये एंगल आपको दे रखा हो वो 37 डिग्री हो, तो अगर ये पीछे जाएगा तो ये नीचे तो आएगा, परंतु कितनी रफ्तार से आएगा ये पूछा है ना। क्या बोला गया? बोला गया कि फाइंड आउट, बोला गया फाइंड आउट द वेलोसिटी, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। आई होप तुम ये कर पाओगे यार, है ना। चलो, कोई खास बात नहीं है सवाल में, कोई नॉर्मल सा सवाल है ना। चलो, बहुत फेमस सवाल है, कई जगह तुमको मिलेगा, ये कर दो, निपटा दो फटाफट। हे दुख भंजन मारुति नंदन। चलो, हुआ तुमसे? वीडियो स्टॉप करी थी तुमने? पक्का मैं कराऊं? बहुत आसान सवाल है, कोई खास बात नहीं है। सुन मेरी बात, ध्यान से देख। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखवाया गया था? कॉन्टैक्ट सरफेस ढूंढे, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें, इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम करें। चौथा आंसर, चौथा पॉइंट क्या था? आंसर आ जाएगा। चौथा तो कोई पॉइंट ही नहीं होता, आंसर ही आ जाएगा, है ना। सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखो। तो जब हम ये कॉन्टैक्ट सरफेस ढूंढा तो हमने देखा कि यार कॉन्टैक्ट सरफेस तो ये है जो कि यहां एंगल बना रहा है 37 डिग्री का। अब इसके परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसी होगी। बोला भाई बहुत बढ़िया, इस लाइन के परपेंडिकुलर। बोला हाँ भाई ऐसा ही होगा, कोई खास बात नहीं है। अब इस लाइन के अलोंग हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम करने हैं। सुनो ध्यान से देखो, तो जो डब्बा ए है वो ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और डब्बा बी जो है ना वो नीचे आ रहा है, वो नीचे आ रहा है किसी भी वीबी से, किसी भी वीबी से। बोला हाँ सर बात तो समझ आती है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुन ध्यान से देख बेटा, देख अगर इस लाइन को अगर मैं नीचे ले आऊं, सोच ये 37 है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस 37, तो ये 37, तो ये कितना? 37। सोच करके देख, ये 37, तो ये बचा हुआ कितना? बोलो बचा हुआ कितना? 53 भाई साहब, बचा हुआ कितना? 53। इसमें कोई खास बात नहीं है। सोच करके देख, ये 37 है तो ये भी कितना है? ये भी है 37, कोई खास बात नहीं इसमें। अरे हाँ ना तो बोल दो, पक्का पक्का सोच लो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से देखो, तो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, हमें तो इस लाइन के अलोंग बात करनी है, हमें तो इस लाइन के अलोंग बात करनी है सारी वेलोसिटीज के कंपोनेंट की, ठीक है। सुनो, तो अगर ये VB है तो इस लाइन के अलोंग VB का cos 37, VB का cos 37, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो इस लाइन के अलोंग जो आएगा, इस लाइन के अलोंग जो आएगा वो होगा VB का cos 37, VB का cos 37। सुनो, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इस लाइन के अलोंग VB का cos 53, अरे VB का cos 53, या तो VB का cos 53 बोल दो या VB का sin 37 बोल दो, अरे बात तो एक ही है। हाँ ना, कई लोग कंफ्यूज, वहां तो साला साइंस लिया, साइन लिया था, यहाँ कॉस ले रहा। अबे कंपोनेंट तो तोड़ लो ढंग से, कंपोनेंट तोड़ने आएंगे तो फिर कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से देख, ये देख अगर ये 10 है तो इस लाइन के अलोंग कितना है? इस लाइन के अलोंग कितना है? 10 का cos 53 भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये जो है ना, ये है 10 का cos 53, बहुत बढ़िया भाई साहब, बात समझ आ गई हमें, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। ऐसी लाइन जो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हो, इस परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी के कंपोनेंट आते हैं वो सेम आते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बताएगा तुमको अभी कंसेप्ट ढंग से समझाया था मैंने कि क्यों आता है ऐसा, बार बार नहीं बता रहा हूं, ठीक है। सुनो आओ ध्यान से देखो, तो VB का cos 37, VB का cos 37 विल बी इक्वल टू 10 और cos 53, 10 का cos 53। अरे हाँ ना बोलो, बात समझ आ रही है ना। ध्यान से देखो, तो VB और cos 37 कितना होता है? ये होता है 4/5, इतनी तो बात हमें पता है। और cos 53 ये कितना होता है? होता है 3/5। 5 ने 5 को मार दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। VB कितना आ गया? VB आ गया भाई साहब 15/2 और मीटर और पर सेकेंड। ये बात भाई साहब, ये बात है, इतना सिंपल सवाल है ये, हर जगह मिलता है भाई साहब, बहुत फेमस सवाल है। अभी तो बहुत सारे सवाल और कराऊंगा मैं, पहले ही बोला था वेज कंसेंट की वीडियो ऐसी होगी, उसके बाद तुझे कहीं कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं।
बहुत आसान एकदम, बशर्ते हमको वेक्टर अच्छे से आता हो, कंपोनेंट अच्छे से तोड़ने आते हो, थोड़ा थोड़ा हमें ट्रिग्नोमेट्री का और ज्योमेट्री का ज्ञान हो, उसके अलावा फिर इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ूं? पक्का समझ आया ढंग से? चलो इसको अच्छे से नोट करेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ चलो सुनो, अगर ये पुराने वाला सवाल समझ आया था ना, तो लो देखो एक और बढ़िया सवाल तुमको मैं कराता हूं, देखें जरा कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। सुनो, बोला गया इस प्रकार से ना, ये एक दीवार है और ये धरती माता है, ठीक है, ये हो गई हमारी दीवार माता और ये हो गई धरती माता, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से देखो, तो बोला गया कि बेटा ये ना एक डब्बा है, ओके, बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये एक डब्बा है, और बोला गया कि इसके जॉइंट करके ना एक और डब्बा ऐसे रखा गया है। कैसे रखा गया है? सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखो, ऐसे रखा गया है दूसरा डब्बा, सुनना, ऐसे रखा गया है, ऐसे, ये दूसरा डब्बा है, ठीक है, ये जो है ना ये दूसरा डब्बा है, और ऐसा है ये डब्बा, ठीक है, ऐसा 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 और ऐसा। बोले ठीक है भाई, है ना। इसको बोल दिया मान लो डब्बा ए, इसको बोल दिया डब्बा बी, दोनों के कोई भी मास वास ले लो, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना, ऐसे ले लिया, है ना। अब सोच करके देखो, तो अगर बेटा मान लो अगर मैं इसके ऊपर यहां पर ऐसे फोर्स लगाऊं, एफ फोर्स लगाऊं, तो ये जो ए डब्बा है ना ये आगे जाएगा, है ना, तो यहां कांटेक्ट पर एक ऐसा फोर्स लगेगा जिसकी वजह से डब्बा ऊपर उठना शुरू कर दे। होगा कि नहीं होगा भाई साहब? ये डब्बा आगे खिसकेगा और ये ऊपर जाएगा, ये डब्बा आगे खिसकेगा ये ऊपर जाएगा, ये आगे खिसका ये ऊपर। हाँ बिल्कुल सर, ये बात तो होगी। अब पता है तुम्हें क्या बोला गया? तुम्हें बोला गया कि ऐसा मान लो कि इसका आगे की तरफ बढ़ने का एक्सेलरेशन a1 है और इसका ऊपर की तरफ उठने वाला एक्सेलरेशन a2 है ना। तो बोला गया कि आपको a1 और a2 का रेशियो बताना है अगर ये एंगल 37 डिग्री दिया हो, अगर ये एंगल 37 डिग्री दिया हो, तो बोला गया कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस a1 बाय a2, ठीक है, a1 बाय a2 आपको बताना है। सवाल बिल्कुल ही आसान है। आई होप अभी तक हम कंसेप्ट समझ चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या करें भाई साहब? कॉन्टेक्ट सरफेस फाइंड करें। देखें वहां पर कॉन्टेक्ट सरफेस कहां है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें। इस लाइन के अलावा चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, उसके कंपोनेंट सेम कर दें, भाई साहब आंसर आ जाएगा, बात खत्म। आई होप हमें बात समझ आ रही है ना। चलो एक बार इसको फिर से अटेम्प्ट करेंगे। वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो, मुझे तो ऐसे स्टैच्यू बना दो यहाँ पर भाई साहब, और खुद से करने का ट्राई करो। और अगर ये सवाल हो गया ना, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें, और नहीं आएगा तो मैं तो सिखा ही दूंगा। मैं क्यों आया हूं यहाँ पर? सिखाने तो आया हूं। करो, शाबाश। दुनिया चले अगाड़ी तो मैं चलूं पिछाड़ी, सब खेल जानता हूं, मैं हूं बड़ा खिलाड़ी, सुमड़ी में लेके जाऊं और तुझको मैं सिखाऊं। चलो हो गया पक्का? मैं कराऊं? आओ सुनो, देखो सबसे पहले क्या करें? कॉन्टेक्ट सरफेस फाइंड करें। आओ देखो, ये रहा कॉन्टेक्ट सरफेस। अगेन यहां से कितना एंगल बन रहा है? 37 डिग्री का एंगल। 53 का ले लूं क्या? या तुम लोग कर चुके एक बार सॉल्व? ले लूं 37 ले लूं? क्या फर्क पड़ता है 37 53? क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना? कोई फर्क नहीं, कैलकुलेशन का असर है और कोई खास बात नहीं है, ठीक है। सुन, बोले इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें। मैंने कहा लो खुपच ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, है ना। ये क्या हो गई? एक परपेंडिकुलर लाइन हो गई, है ना। बोला बहुत बढ़िया। अब इस लाइन के अलोंग हमें एक्सेलरेशंस के कंपोनेंट सेम करने हैं। यही होता है वेज कंस्ट्रेंट। तो अभी तो बताया तुमको थोड़ी देर पहले, ढंग से समझाया भाई साहब, इतने प्यारे ढंग से समझाया, तुमको मिलेगा नहीं दूसरा भाई साहब ऐसा, है ना। अच्छा, मतलब साला अपनी बहुत बड़ाई कर रहा है ये, है ना। सुनो देखो ध्यान से देखो, मैं बताता हूं, है ना। तो हमने क्या देखा कि ब्लॉक ए इस तरफ आता है A1 एक्सेलरेशन से, बहुत बढ़िया, और डब्बा बी ऊपर जाता है A2 एक्सेलरेशन से। बोला बहुत बढ़िया। तो बात समझ आती है, कोई खास बात नहीं इसमें, है ना। सुनो बेटा मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो सन्नाटो। अगर ये 37 है तो ये भी 37 है, ये 37 है तो ये 53 है, और ये 53 है तो ये 37 है। इसमें कोई खास बात नहीं है ना। बोलो, ये 37 है तो ये भी, अरे अल्टरनेट एंगल हो गए ना, ऐसे जेड बना देते हैं। तो ये 37 है तो ये भी 37, ये 37 है तो ये भी 37 है, तो ये 53 तो ये 37। आई होप बात समझ आ गई होगी। अब सोच करके देखो बेटा, तो A2 का cos 37 और A1 का cos 53 भाई साहब बराबर है। इस लाइन के अलॉन्ग हमेशा बराबर आते हैं, नहीं तो भाई साहब बात नहीं बनती। वेज कंस्ट्रेंट तो यही होता है ना। बोल, बात समझ आई है ना? पक्का? क्या बोला मैं कि A2 का cos 53, A2 का cos
53 और A1 का नहीं A2 का कौन सा है, cos 37 है ना, A2 का cos 37। भाई साहब ध्यान देना कैलकुलेशन का, देखो मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूं बस। और A1 का cos 53, A1 का cos 53 दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तभी दोनों साथ साथ चल पाएंगे, और नहीं तो नहीं चल पाएंगे भाई साहब। तो A2 का cos 37 और A1 का cos 53 बराबर होना पड़ेगा भाई साहब। A2 cos 37 कितना 4/5, A1 cos 53 कितना 3/5, 5 ने 5 को मार दिया, तो A1/A2 कितना आया रे, ये तो आया 4/3। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, बोलो बात समझ आएगी नहीं आई, है ना। बस ये देख लेना कि मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती ना करी हो, एज सच, है ना। बाकी मेरे को सही लग रहा है, A2 का cos 37 है ना, हाँ बिल्कुल सही है। बोलो बात समझ आई है, पक्का पक्का। तो A1/A2 हम लोग निकाल रहे थे ना, हाँ तो A1/A2 हमने निकाला, तो A1/A2 है ना, तो A2 को इधर लाए। अरे सही करा है ना, हाँ बिल्कुल सही, कोई खास बात नहीं है। बोलो बात समझ आ गई, पक्का। और कराऊं, एक और अच्छा सा सवाल करा दूं, देखो इसको नोट करो एक बार बढ़िया ढंग से, देखना मैं तुम्हें एक और बहुत जानदार सवाल कराता हूं फिर। आ जाओ बेटा, देखो सुनो, अब आपके सामने आया इस वीडियो का सबसे बेस्ट सवाल, ठीक है। आज के लेक्चर वीडियो का सबसे बेस्ट सवाल यही है, ठीक है। सुनो, देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर एक सवाल आया है, और बहुत ही बढ़िया सा जानदार सा सवाल है, ठीक है। सुनो, दो तुमको इंक्लाइंड प्लेन दिए गए हैं, ठीक है, दो इंक्लाइंड प्लेन्स हैं, ठीक है, दोनों का इंक्लिनेशन भी आपको दे दिया गया है, और दो स्फीयर्स हैं, ठीक है। उनमें से एक स्फीयर की आपको वेलोसिटी दी गई है ऐसे 9 मीटर पर सेकंड, तो अगर इसकी 9 मीटर पर सेकंड है तो ये ऊपर जाएगा, तो भाई साहब कितनी रफ्तार से जाएगा, यही पूछा गया है, ठीक है। सवाल क्या पूछा गया है कि द सिस्टम शोन इन फिगर, द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर A इज 9 मीटर पर सेकंड, देन द स्पीड ऑफ स्फीयर B विल बी। चार ऑप्शन दिए गए हैं भाई साहब, 9 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 9 इंटू 5/4 मीटर पर सेकंड, या इनमें से कुछ भी नहीं। और कुछ डेटा भी आपको दिया गया है, ठीक है, जैसे कि स्फीयर B जो है उसकी रेडियस दे दी गई है 5 मीटर, है ना। इसके अलावा देखो दो डिस्टेंसेस भी दिए गए हैं, एक 19 मीटर है, एक 17 मीटर है ना। मैं तो कहता हूं वीडियो को स्टॉप करो, और अगर समझ आया ना आज का पढ़ाया हुआ, तो तुम लोग पक्का पक्का कर पाओगे भाई साहब, इसे पक्का पक्का कर पाओगे। करो तुम लोग, इसे ट्राई करो, तब तक मैं इसे यहां बना लेता हूं, क्योंकि बनाने में भी तो थोड़ा समय लगेगा, है ना। लो मैं इसे बना लेता हूं, और तब तक आप लोग इसे सॉल्व कर लो, एक बार प्रयास करो इसको सॉल्व करने का। देखो फिर मैंने तो कराना ही है ना, मैंने तो कराना ही है भाई साहब, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, है ना। चलो ये रहा, कुछ तो ऐसा बनेगा ये, है ना, हाँ कुछ ऐसा। और मान लीजिए ये यहां से ऐसे गई लाइन, ऐसे नीचे, और नीचे जाकर के मान लीजिए इसको ऐसे टच करते हुए ऐसे निकल रही है, और यहां से ये बात है ना, और यहां पर खींच गई एक तो लाइन ऐसे, बिल्कुल सीधी मानना इसे, ठीक है। थोड़ा मुश्किल सा है डायग्राम, परंतु कोई नहीं, हम लोग काम चला लेंगे, है ना। लो आ जाओ इस तरह से, और ये दो वेज हैं। चलो भाई करते रहो, तुम लोग करते रहो, है ना, मैंने तो कराना ही है फिर। देखो और क्या क्या डेटा दिया गया है, देखें जरा। और दिया गया है ये 60 डिग्री, अच्छा ठीक है, ये 60 डिग्री है, बहुत बढ़िया। और ये 30 डिग्री है। ये स्फीयर A था, ये स्फीयर B है, और स्फीयर B की रेडियस अपने को दी गई है 5 मीटर। मैंने कहा ठीक है, अच्छा। और दो डिस्टेंसेस दिए गए हैं, ये 17 मीटर और ये 19 मीटर, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहां से यहां तक की ना, मैं इसे यहां दिखा लेता हूं, यहां दिखा लेता हूं मैं इसे, यहां ये है 17 मीटर, ये है 17 मीटर, बहुत बढ़िया, अच्छा। और ये है 19 मीटर, यहां से लेकर और यहां तक, इसके पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं इसे, है ना। ये है 19 मीटर भाई साहब, बहुत बढ़िया, गजब, ठीक है, ये 19 मीटर है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। और क्या दिया गया है कि ये स्फीयर B जो है ना, इसकी वेलोसिटी ये है 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा किसी VB से, तो ये VB बस आपको बतानी, यही सवाल है ना। सवाल भाई साहब वाकई में बहुत गजब सवाल है यार, ये बहुत गजब है। देखना मैं भी कराने लगूंगा ना, तुम लोग बोलोगे हाँ यार वाकई बढ़िया सवाल है। करा तुमने, बोलो तुम लोग बोलो तो मैं कराऊं, या करोगे, एक बार अटेम्प्ट करोगे, आई होप कर लिया होगा, है ना। ये दूरी 19 मीटर है, ये दूरी 19 मीटर है, ये दूरी 17 मीटर है, ये दूरी 17 मीटर भाई, 17 मीटर की दूरी है ये, ठीक है। ये 19 मीटर है, ये 9 है, तो ये इधर बतानी किधर है। मैं कराऊं पक्का, एक बार अटेम्प्ट कर चुके इसको, पक्का पक्का अच्छे से। अब मेरी बात सुनना, देखो
भाई साहब बहुत ही मजा आने वाला है, सवाल बहुत गजब है, पर ध्यान देना, ध्यान से सुनना भाई साहब, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। सुनो बेटा, मान लो इनका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस कहां है? कॉन्टैक्ट सरफेस तो भाई ये है ना, ऐसे इसके ऊपर जो लाइन डालेंगे ये कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, ये है कॉन्टैक्ट सरफेस। बोला बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। कॉन्टैक्ट सरफेस, बोला बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो तो यही है, वो तो क्या है, यही है। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है, ये लाइन है। सुनो मेरी बात, सुनना, देखो ध्यान से देखो, तो ये है ए और ये है बी। बहुत बढ़िया साहब, मैंने कहा बात समझ आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात सुने बेटा, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, सुने जरा ध्यान से। तो ये दूरी 19 मीटर है, इसका मतलब इसके पैरेलल अगर एक लाइन खींच दूं, माने ये 19 मीटर की लंबाई है टोटल। ये टोटल कितने की लंबाई है? 19 मीटर की। हाँ ना बोलो भाई साहब, ये टोटल कितने की लंबाई है? 19 मीटर की लंबाई है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, बात समझ आती है। सोच देख, इसी के पैरेलल एक और लाइन यहां खींच दूं तो ये भाई साहब ये लंबाई, ये पूरी 17 मीटर है। ये पूरी कितनी है? 17 मीटर। मैंने कहा हाँ, बात तो समझ आती है भाई साहब, 17 मीटर है यहां से लेकर और यहां तक। इस पॉइंट को कुछ भी मान लो, बोल देता हूं चलो P, इस पॉइंट को बोल देता हूं चलो कुछ भी Q। तो AQ जो है, मतलब BQ जो है, ये पूरी कितनी है? 19 मीटर। और AP जो है वो पूरी कितनी है? 17 मीटर। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आती है। अच्छा, इसकी जो रेडियस है ये B, इसकी जो रेडियस है ये रेडियस, ये कितनी है? ये है 5 मीटर। हाँ बहुत बढ़िया। और इसकी जो रेडियस है इसको कुछ भी R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। तो A से B तक की जो दूरी हो गई है वो हो गई है R+5। कितनी हो गई है? R+5। बोला हाँ सर, बात समझ आती है सर, R+5 है। अब सोच करके देख बेटा, ध्यान से देख, तो तुझे क्या ना ट्रायंगल नजर आ रही होगी यहां पर, एक आ रही है ट्रायंगल नजर आ रही है, देख ध्यान से देख, AB और इसको क्या बोलूं, कुछ भी R बोल देता हूं, AB और ये R है कि नहीं? ट्रायंगल है कि नहीं यार? हाँ बोला, बात समझ आती है। सोच, ये 60 है, ये 30 है, तो क्या ये बीच का 90 है? बोला हाँ सर, ये बीच का 90 है। सोच, ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है और ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो मतलब ये सारे के सारे 90 हैं, ये सारे के सारे 90 हैं। बोला हाँ सर, बात समझ आ रही है। सोच, ये 90 है तो ये भी तो 90 है। हाँ बहुत बढ़िया। तो भाई साहब ये जो ट्राइंगल है ना AB और R, AB और R, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ साला, बहुत बढ़िया। ऐसा? तो बोला ऐसा। बोला ये राइट एंगल ट्राइंगल है एक, ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री का एंगल है और ये R और ये R। बोला सर ठीक है सर, आपकी बात समझ आई। अब मेरी बात सोच, ध्यान से देख, तो ये 5 मीटर है ना, तो ये भी 5 मीटर हुआ। बोला हाँ सर 5 मीटर हुआ। सोच, ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है। पूरी लंबाई है 17 मीटर, यहां से लेकर यहां तक। सोच, ये पूरी लंबाई कितनी है? 17 मीटर। 17 में से 5 घटा दे तो बचा कितना? 12। हाँ, ये 5 है तो ये भी 5 है, तो जो बचा वो 12। हाँ, तो ये 12 मीटर। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया साहब, आपकी बात समझ आई सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सुन और सुन और सुन, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये 19 मीटर थी, सवाल में दिए ना, तो ये भी 19 मीटर है। हाँ सर, बात समझ आती है सर, 19 मीटर है। सोच, ये क्या है? ये तो R ही है ना, ये तो बड़े गोले की रेडियस है ना R। यार हाँ ना बोलो, ये क्या है? ये तो R ही है ना, ये तो R ही है। ये R है तो ये भी R है। अरे पैरेलल है ना, दिख नहीं रहा तुमको, पर ये है पैरेलल। ये R है तो ये भी R है। ये पूरी है 19 में ये है R, तो जो बची वो 19 माइनस R, जो बची वो 19 माइनस R। तो माने ये जो लेंथ है ये है 19 माइनस R। ये जो लेंथ है कितनी है? 90 माइनस R। भाई साहब बहुत बढ़िया सर, बात समझ आई। सोच करके देख, तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना यार, तो यहाँ तो पाइथागोरस लगा सकते हैं ना, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। सुनो, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा R+5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 19 माइनस R का स्क्वायर, ये मिलेगा। अब मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का अभाव है, नहीं तो मैं आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी दिखाता, पर आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी ये, दोनों तरफ से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो प्रॉपर आंसर आएगा। और आंसर जानते हो कितना आएगा? R आएगा भाई साहब 10 मीटर। R आएगा 10 मीटर। मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं, कोई खास बात नहीं, परंतु तुम लोग कर लेंगे ना इतना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। दोनों तरफ से स्क्वायर वाली टर्म मर जाएगी और आंसर आ जाएगा सीधा, लीनियर इक्वेशन बनेगी, उसमें R आ जाएगा अपना, कोई खास बात नहीं है ना। सुन, तो R की वैल्यू आई 10 मीटर। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आई। सुन मेरी बात, जैसे ही मेरे पास R की वैल्यू आ गई, देख मेरे को इस ट्रायंगल में सारी भुजाओं की वैल्यू पता है, सारी भुजाओं की वैल्यू पता है। सोच करके देख,
तो ये तो 12 है। मैंने कहा ठीक है, ये कितना है r+5, r+5 मतलब कि 10+5 मतलब ये कितना है, ये है 15, ये कितना है 15। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये 15 और ये कितना है 19 माइनस आर, 19 माइनस आर, और आर कितना है, आर तो 10 है, तो भाई साहब ये कितना है, ये है 9, ये है 9। भाई साहब बहुत बढ़िया, बात समझ आती है। 9 मीटर 15 मीटर। जगह का अभाव नहीं होता तो मैं पूरा बना करके दिखाता तुमको अच्छे से, परंतु आई होप हमें समझ तो आ रहा होगा, और समझ आ जाएगा तो कॉपी में तो अपने आप लिख ही लेंगे यार, हम कोई खास बात नहीं है ना। मेरी बात सुनो बेटा, ये 9 मीटर, ये 12 मीटर, ये 15 मीटर, तुम रेशियो देखो, ये वही मैजिक ट्रायंगल वाला रेशियो बन रहा है 3 4 5 वाला। इस पूरे को 3 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया 4 मीटर और ये हो गया 5। हाँ ये तो वही बन गया यार, है ना। अरे ये तो वही बन गया, क्या बन गया, वो मैजिक ट्रायंगल वाला, कि ये अगर 5 मीटर हुआ, अगर ये 4 मीटर हुआ तो ये 3 मीटर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला हाँ सर, बात समझ आती है। सोच, अगर ये 5 है और ये 3 है तो ये तो 53 है ना। हाँ सर, और ये 5 है और ये 4 है तो ये 37 है ना। बोला हाँ सर, तो इससे क्या भाई साहब, सवाल सॉल्व हो चुका, तेरा सवाल सॉल्व हो चुका। तो ध्यान से देख, सवाल सॉल्व हो चुका है पहले से। सोचो, ये ए था और ये बी था। बोला ठीक है, ये था ए और ये था बी। बोला हाँ सर, बात समझ आ गई। सोचो ध्यान से देखो, तो ये 9 मीटर पर सेकंड तो इसी के अलोंग थी ना, 9 मीटर पर सेकंड। हाँ बिल्कुल, तो 9 मीटर पर सेकंड ऐसे थी, 9 मीटर पर सेकंड ऐसे थी, और ये एंगल कितना है, 37 है। एंगल कितना है, 37। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलोंग थी सर, और यही एंगल तो सर मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, 37 है सर। बोला हाँ, बात समझ आती है। और ये बी कैसे जा रहा था, ये बी ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे। हाँ, तो ये बी तो ऐसे जाने वाला है। सोच करके देखो, ये एंगल तो 53 है ना, ये एंगल तो देखो, नीचे 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 देखो, ये एंगल 53 है ना। तो अगर ये एंगल भी 53 है तो ये एंगल भी तो 53 हुआ। हाँ, तो ये वीबी ऐसे जा रही थी, ऐसे 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 53 डिग्री के एंगल से। अब सोच करके देख, ये था कॉन्टैक्ट सरफेस, ये था कॉन्टैक्ट सरफेस, और इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये थी लाइन ए बी, ये थी लाइन ए बी। तो भाई साहब दोनों की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ए बी के अलोंग सेम होने चाहिए, है ना। बोलो, पहला काम क्या होता था, कॉन्टैक्ट सरफेस फाइंड करते थे, दूसरा काम उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते थे, इस लाइन के अलोंग जो भी वेलोसिटी के कंपोनेंट आएंगे वो सेम होंगे। सोच करके देखो, तो इस लाइन के ए बी के अलोंग हमें कंपोनेंट को सेम करना है, तो 9 का cos 37 शुड बी इक्वल टू वीबी का cos 53। आंसर यही आंसर है भाई साहब, 9 का cos 37 इज इक्वल टू वीबी का cos 53। अरे वही तो आंसर है। सॉल्व करके देखो, मैच कराते हैं। आओ देखो, ध्यान से देखो, सवाल बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्या बोला गया, बोला गया कि 9 का cos 37, 9 का cos 37 शुड बी इक्वल टू वीबी का cos 53, वीबी का cos 53। बोला हाँ सर, बात समझ आई। सोरो ध्यान से देखो, तो 9 इंटू cos 37 कितना आया, 4/5 इज इक्वल टू वीबी, और cos 53 कितना आया, ये आया 3/5। 5 ने 5 को मार दिया, 3 तिया 9, वीबी आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया साहब, ये आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, देखो 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 कौन सा ऑप्शन मैच करा है भाई साहब, बी ऑप्शन मैच कर गया, 12 मीटर पर सेकेंड। पर करा क्या इस सवाल में, अरे वेज कंसेंट तो ये आखिरी में लगा एक लाइन में, पहले क्या थी, तो ज्योमेट्री थी यार, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 10वीं क्लास में सिखाई जाती है भाई साहब। अब मैं क्या बताऊं उसके अंदर, है ना। देखो मैंने फिर भी काफी अच्छा बनाने का प्रयास किया है। हो सकता है डायग्राम थोड़ा बहुत तुमको ऊपर नीचे थोड़ा लग रहा हो, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ बोर्ड पर उसे ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत तो आती है, पर मैं ऐसी आशा करता हूं कि मैं समझाने में कामयाब हो पाया हूं यार, है ना। और अगर समझाने में कामयाब हो पाए तो मुझे नीचे बताना कि हाँ सर सही समझ आया सर, एकदम, है ना। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो वीडियो को अगर एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लेंगे, रोक रोक करके दोबारा से रिवाइंड कर करके देखते जाएंगे, अगर मैं तेज बोल गया हूं तो थोड़ा स्लो करके देखते जाएंगे, तो समझ आ ही जाएगा यार, कोई खास बात नहीं है ना। बाकी तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि हमें सवाल ढंग से समझ आया होगा यार, है ना। और आज की वीडियो भी पढ़ाई हुई मेरे हिसाब से ढंग से समझ आई होगी, और समझ आई हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियो को शेयर करना, ताकि तुम्हारे दोस्त भी बड़े ढंग से पढ़ाई कर पाए। अच्छे दोस्त का फर्ज निभाना जरूर। बोलो, बात समझ आ गई। चलो, वेज कंसेंट में मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी और कोई नए क्वेश्चन मेरे दिमाग में आएंगे, मुझे यहाँ पर मिलेंगे, तो वो सवाल भी आपके साथ डिस्कस कर दिए जाएंगे। बाकी मोर और लेस अगर इतना हम लोग वेज कंसेंट के बारे में जानते हैं, कंसेप्ट मैंने तुम्हारा बना ही दिया है भाई साहब। क्या है, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले क्या करें, कॉन्टैक्ट सरफेस को फाइंड करें, उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, इस लाइन के अलोंग सारी वेलोसिटी कंपोनेंट को सेम कर दें, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। हाँ बोलो, बात समझ आई, पक्का। चलो फिर हम लोग मिलते हैं किसी अलग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।